हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रे पेज बाय सौरभ सर। हम अपना आरआरबी एनटीपीसी सुपर 30 सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। आज इस सेट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें भी हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 9, 17 एंड 27। मतलब 9, 17 और 27 का हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल पता करना है। इसका क्या मतलब होता है? अगर कहा जाए A इज टू B इज प्रोपोर्शनल टू C इज टू D, इसका मतलब हुआ A बाई B विल बी इक्वल टू C बाई D। ठीक है, अगर अपने क्वेश्चन में हम 9 को A मान लें, 17 को B मान ले और 27 को C मान ले तो हमें D की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? 9 इज टू 17 इज प्रोपोर्शनल टू 27 इज टू D। सॉल्व करें तो क्या आ जाता है? 9/17 इज इक्वल टू 27/D। यहाँ से हम D की वैल्यू पता कर सकते हैं। 9 इंटू D बराबर हो जाएगा 17 इंटू 27। 3 बार में गया, D की वैल्यू आ गई 17 3 जा 51। क्लियर है? एनटीपीसी में प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी एसएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, या कि देखा जाए तो लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ सकता है, मीन प्रोपोर्शनल पूछ सकता है। सबका फॉर्मूला होता है, या फिर हम इसी कॉन्सेप्ट पे सारे फॉर्मूला डिराइव होते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे उससे कैसे सॉल्व करें। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप बस रन एट 50 किलोमीटर पर आवर, if the speed is increased by 10 kilometer per hour it will cover 20 kilometer more in the same time। मतलब एक बस जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा देते हैं तो वह उसी टाइम में 20 किलोमीटर ज़्यादा जर्नी तय कर लेगा। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल स्पीड कवर। मतलब पहले कितना स्पीड कवर होता था ये पता करना है। इसको पता करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक कॉन्सेप्ट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसको हमने डिराइव भी किया था। लेकिन आज का क्वेश्चन अगर देखें तो यह हमें क्या दिया हुआ है? टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आता है, if time is constant then speed is directly proportional to distance। मतलब अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड जिस रेशियो में बढ़ाया या घटाया जाएगा उसी रेशियो में डिस्टेंस भी बढ़ेगा घटेगा। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं टाइम हमारा 1 आवर दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो फर्स्ट केस में अगर स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर तो क्या हो जाएगा? अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा? 60 किलोमीटर ही करेगा। अगर केस 2 में स्पीड को बढ़ाकर 80 किलोमीटर पर प्रति घंटे कर दी जाती है तो अब डिस्टेंस कितना तय करेगा? 80 किलोमीटर। यहाँ से क्या देखना है? अगर रेशियो देखिए हम स्पीड और डिस्टेंस का तो क्या आया? स्पीड 6:8 यानी कि 3:4, और डिस्टेंस देखें 60 80 सेम है, ये भी 3:4 आ गया। मतलब जिस रेशियो में स्पीड को बढ़ाया जाएगा उसी रेशियो में डिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? अगर ये पॉइंट क्लियर है तब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारा देखें अगर स्पीड क्या हुआ, 50 पहले था, अब बढ़ के 60 हो गया, तो क्या रेशियो हो गया स्पीड का? 5:6। यही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 5:6। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड को बढ़ाया जाता है तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर बढ़ जाता है। यहाँ डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है? 5 से 6 हो रहा है, यानी कि एक रेशियो बराबर दिया हुआ है 20 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड कितना है। एक्चुअल डिस्टेंस ये 5 रेशियो था,
अगर 1 रेशियो बराबर 20 है तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5, 100 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स वाज 1:2:3। ठीक है। द स्कूल डिसाइडेड टू अलाउ ग्रेस मार्क्स ऑफ 5% फॉर ईच सब्जेक्ट, फाइंड द स्टूडेंट्स न्यू रेशियो। मतलब किसी स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। अगर स्कूल ये डिसाइड किया कि वो सारे सब्जेक्ट में 5% ग्रेस मार्क्स दे देगी उस स्टूडेंट को, तो हमसे पूछ रहा है कि उस स्टूडेंट का न्यू रेशियो क्या होगा। इससे करने से पहले भी एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। अगर मान लेते हैं कोई नंबर है, कोई रेशियो मान लेते हैं दिया हुआ है 100:200:300। ठीक है, 1 2 3 होगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग 100 लेके चल रहे हैं कि सिंपली सॉल्व कर पाए। अगर कहा जाए इफ ऑल द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 10%, क्या हो जाएगा। अगर इसको हम 10% बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा 110। इसको 10% बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा 200 का 10% 20 होता है, यानी कि 220। और इसको 10% बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा 330। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ क्या रेशियो आता है 1:2:3। अगर हम इसको भी सॉल्व करें क्या रेशियो आएगा 1:2:3। यहाँ से हमें एक बात पता चली। क्या बात पता चली? इफ नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ x:y:z and if a% is increased or decreased in each number, then the ratio remains unchanged। क्लियर है? अगर कोई नंबर कोई पर्टिकुलर रेशियो में दिया हुआ है और सारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर यानी कि सेम परसेंटेज से बढ़ाया जाए तो उस नंबर के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर ये पॉइंट? ये हमने एक एग्जांपल से समझ लिया। यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला। अब ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हमेशा याद रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। रेशियो क्या दिया था 1:2:3। सारे को सेम परसेंट से बढ़ाया गया 5% से। तो क्या इस रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो न्यू रेशियो भी हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, जो आज के बाद अगर नहीं पता होगा तो आज के बाद पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन केवल पढ़ना है और इसको आंसर टिक करना है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ x + y = 19 एंड x - y = 7, तो हमें x y की वैल्यू पता करनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉन्सेप्ट से ही हम लोग ट्रिक निकालेंगे। अभी x + y बराबर दिया है 19 और x - y दिया है 7। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 26। लेकिन ये स्टेप एग्जाम में बार बार करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप से हमने क्या समझा? अगर x + y बराबर कुछ दिया है और x - y बराबर कुछ दिया, अगर हमें x + y प्लस x - y की वैल्यू पता करनी हो
अगर x प्लस वाई बराबर a दिया है और x माइनस वाई बराबर b दिया है और हमें x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता करनी है, सीधा सा रिलेशन आता है 2x बराबर a प्लस बी। ठीक है, ये रिलेशन अगर क्लियर है तो क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 2x बराबर 26 आ गया। ट्रिक्स कुछ होता नहीं है, हम कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकालते हैं। ये बार बार प्रैक्टिस अगर की जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो प्रैक्टिस में नहीं है वो पहले ऐसे सॉल्व करेगा। छोटा छोटा यही होता है, छोटे छोटे अगर हम लोग चीज़ें समझें, उसको सॉल्व करें, तो कुछ कुछ सेकेंड्स जो हम हर क्वेश्चन में बचाएंगे वो लास्ट में मायने रखता है। 2x बराबर 26 आ गया तो x बराबर 13 आ गया। अगर x बराबर 13 आ गया और x प्लस वाई बराबर 19 दिया है तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। हमसे x इंटू वाई पूछा है, यानी कि 13 इंटू 6। 13 6 जा 78, हमें पता है। क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। ठीक है, if a leakage is capable of emptying the tank in 60 minutes, find the tank will be filled in। मतलब ये मान लेते हैं कोई एक टैंक होगा, यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है जो कि इस टैंक में पानी भर रहा है, इसको लगता है 20 मिनट पानी भरने में। लेकिन टैंक में एक लीकेज है जिसमें से पानी धीरे 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 बाहर आ रहा है। अगर ये लीकेज खुल जाए पूरी तरीके से तो टैंक को खाली करने में 60 मिनट लगाएगा। तो हमसे पूछ रहा है भैया टैंक कितने देर में भर जाएगा। टाइम एंड वर्क का हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी बेसिस पे ये पाइप एंड सस्टेंस का भी क्वेश्चन होता है। अंतर बस इतना होता है कि टाइम एंड वर्क में कुछ निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि कोई पर्सन अगर काम कर रहा है तो वो काम करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि दो आदमी काम कर रहे हैं, तीसरा आदमी आके काम बिगाड़ रहा है। लेकिन पाइप एंड सस्टेन में ऐसा केस बनता है जब कोई पाइप लीकेज हो, जो पाइप जो कि पानी को बाहर गिराएगा। तो यहाँ पे सेम केस बन रहा है। अगर हम देखें टैप क्या कर रहा है, 20 मिनट में पानी को भर रहा है, और लीकेज क्या कर रहा है 60 मिनट में पानी को एम्प्टी कर रहा है। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। इसको हम अपना कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की, या टोटल वर्क, कुछ भी कह सकते हैं। इससे हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी। टैप की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 पॉजिटिव में, और लीकेज की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 निगेटिव में। मतलब 1 घंटे में अगर 3 यूनिट पानी ये टैप भर रहा है और 1 घंटे में 1 यूनिट पानी ये लीकेज निकाल दे रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ जाएगा, 1 घंटे में कितना पानी भराएगा 2, 3 माइनस 1, ये नेट इफेक्ट पड़ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया नेट एफिशिएंसी। टोटल कैपेसिटी था 60, नेट एफिशिएंसी आ गया 2। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितने देर में टैंक पूरा भर जाएगा। टोटल कैपेसिटी 60 था और नेट एफिशिएंसी आ गया 2। इसको कैंसिल करें तो आ गया 30, यानी कि 30 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹2100 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 25%। 25% बराबर क्या होता है 1/4, मतलब 4 अगर सीपी है तो उस पर प्रॉफिट 1 का होगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, अगर 4 कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी हो जाएगा 5। क्लियर है। क्वेश्चन में लेकिन क्या दिया हुआ है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹2100, यानी कि एसपी हमें 2100 दिया है, यानी कि 5 रेशियो बराबर दिया हुआ है 2100। हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है, यानी कि हमें 4 रेशियो का मान पता करना है। सिंपल क्वेश्चन है। अगर 5 रेशियो बराबर दिया हुआ है
2100, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करें तो क्या आ जाता है 4/420, एक रेशियो बराबर। हमसे सीपी पूछे यानी कि 4 रेशियो बराबर, 4 रेशियो हो गया 420 गुना 4, 08 1680, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1680। सिंपल क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कार कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट a स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द एवरेज स्पीड। यहाँ पे अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर दिया होता तो इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग दिया है तो हम लोग इसको मैन्युअली सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पहला क्या कह रहा है 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितना हो गया, कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा फर्स्ट केस में। 30 डिस्टेंस है और स्पीड दिया हुआ है 60, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आ जाएगा आधा घंटा, मतलब 30 मिनट्स। क्लियर है। सेकेंड केस में क्या दिया है डिस्टेंस 20 किलोमीटर, इसको आवर में एक चेंज कर लेते हैं 1/2 आवर, और स्पीड कितना दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा 15 मिनट। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/4, 60 मिनट बराबर, अगर 1 बराबर 60 है तो 4 बराबर 15 हो जाएगा। इसको अगर आवर में अगर हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा 1/4 आवर। हमसे क्या पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 + 20 50, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1/4 + 1/2। तो सॉल्व करें तो क्या आ जाता है 50, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, ये हो गया 2 + 1 3, यानी कि 50 × 4/3, 200/3। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 66.67 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तरीका बहुत है क्वेश्चन करने का, लेकिन जब इतना सिंपल डेटा दिया हुआ है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। हर हर क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कभी कभी वो उल्टा ही पड़ जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आ शॉपकीपर परचेज 10 kg ऑफ राइस एंड 20 kg ऑफ शुगर एट ₹75 एंड 85 पर kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक शॉपकीपर है, वो 10 किलो चावल खरीदता है 75 रुपये पर किलो की दर से, और 20 किलो चीनी खरीदता है 85 रुपये पर किलो की दर से। फिर कह रहा है ऑन सेलिंग ही गेन 20% ऑन राइस एंड 10% ऑन शुगर। जब उसे वो बेचता है तो उसे राइस बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है और शुगर बेचने पे 10% का। व्हाट इज द टोटल प्राइस। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है सीपी ऑफ 10 kg राइस दिया हुआ है हमें 75, 10 kg का अगर 75 है 75 पर kg, तो राइस का सीपी क्या हो जाएगा 75 × 10 750। वैसे ही शुगर का भी सीपी निकाल सकते हैं। 20 kg शुगर है और 85 रुपये पर kg दाम है, तो टोटल दाम कितना हो जाएगा 85 × 20, 85 × 20 करें तो कितना आ जाता है 00 1700। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस भी तुरंत निकाल सकते हैं। एसपीएफ प्राइस क्या आ जाएगा
इस पे से राइस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। 750 का 20% कितना होता है? 10%, 75, 20%, 150। 750 प्लस 150, 900 रुपया। और एसपी ऑफ शुगर क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 1700 का 10% निकाले तो कितना आ जाता है? 170, यानी कि 1870। टोटल एसपी निकाल लेंगे यहाँ से तुरंत। 0, 0, 9, 8 कितना होता है? 17 टू। अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 07 होगा। 0, ये 7 आएगा, ये 7 2, यानी कि टोटल सीपी हमारा कितना आ गया? टोटल एसपी बराबर 2770 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब इस सारे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पॉइंट में दिया है, हम जानते हैं पॉइंट में है, निगेटिव तो है नहीं, सारा पॉजिटिव है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी कि 86 सबसे बड़ा होगा और 65 सबसे छोटा होगा। ऑप्शन देखा जाए, यहाँ 76 लास्ट में दिया, ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में देखा देखा जाए 65 के बाद 0.76 पॉइंट होगा, फिर 0.67 दिया है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि 0.76 तो बड़ा होगा इससे। तीसरा ऑप्शन देखा जाए 0.65 के बाद 0.67, 0.76, 0.86, यही एक असेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन में दिया होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता सॉल्व करने में, उसका भी तरीका है, बट पॉइंट में दिया है तो सिंपल सीधा सॉल्यूशन है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पाथ ऑफ 2.5 मीटर विथ surrounds a rectangular garden of 10 meter breadth, of length 10 meter and breadth 8 meter। तो हमें एरिया ऑफ द गार्डन पता करना है इंक्लूसिव ऑफ द पाथ। मतलब ये कोई रेक्टेंगुलर गार्डन होगा, ठीक है, जिसका लेंथ दिया है हमें 10 और ब्रेथ दिया है 8। इसके चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है, ये कुछ पाथ होगा और इस पाथ का विड्थ दिया हुआ है हमें 2.5 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है इस टोटल गार्डन का पाथ के साथ एरिया। अगर हम ध्यान से देखें, लेंथ कितनी बार आता है एक रेक्टेंगल में? 2 बार, और ब्रेथ भी 2 बार आता है। ये पाथ कितना है? 2.88 मीटर है। क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर हम पाथ जोड़ेंगे लेंथ और ब्रेथ में, क्योंकि लेंथ 2 बार आ रहा है तो पाथ का भी विड्थ होगा, इसे 2 बार ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ विद द पाथ क्या हो जाएगा? लेंथ कितना था? 10 प्लस 2.5 इंटू 2। ऐसे टोटल ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, 8 प्लस 2.5 इंटू 2। एल क्या आ जाएगा हमारा? 2.5 इंटू 2 5 होता है, 10 प्लस 5 15, और ब्रेथ आ जाएगा 13। हमसे एरिया पूछ रहा है, एरिया बराबर हम जानते हैं एल इंटू बी होता है, 15 इंटू 13। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ था नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेडर बॉट 10 kg ऑफ टी
at rupees 400 per kg. He sold half of the quantity at 20% loss and remaining at 10% profit. What was his net profit or loss in percentage? मतलब कह रहा है एक ट्रेडर है, वो 10 kg चाय पत्ती खरीदता है 400 रुपये पर केजी के हिसाब से। वो आधा क्वांटिटी अपना 20% लॉस पे बेचता है और आधी क्वांटिटी को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। तो हमसे पूछ रहा है नेट प्रॉफिट या लॉस, उससे क्या होगा। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमें क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, हाफ हाफ करके दिया हुआ है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर क्वांटिटी हमारे हाफ हाफ करके दिया हुआ है तो हमें इस डेटा से कोई मतलब नहीं है। हम सीधा मान लेते हैं उसने 200 रुपये का चाय पत्ती खरीदा होगा। हाफ कितना हो गया 100, इसका हाफ हो गया 100। पहले हाफ को वो 20% के लॉस पे बेचता है। अगर 100 पे 20% लॉस होगा तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 80। इसको हम टोटल सीपी मान लेते हैं। और दूसरे हाफ को वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है। 100 पे 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 110। यहाँ से हमारा टोटल एसपी आ गया 110 प्लस 80 कितना हो गया 190। टोटल सीपी हमने माना हुआ था 200। 200 रुपये सीपी और 190 एसपी, तो लॉस कितना का हो गया 10 का। कितने पे हुआ 200 पे बाय 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नेट लॉस इसका आ जाएगा 5% लॉस। क्लियर है। हमें इस डेटा से कोई मतलब था ही नहीं, 400 पर केजी 10 केजी, केवल क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए किया था, दिया हुआ था। हमें ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो हम सीधे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके आंसर ला देंगे। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ सर्कुलर ग्राउंड। थोड़ा सा गड़बड़ है, 211 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 14 मीटर होगा। ठीक है, डायमीटर 14 मीटर इफ द चार्ज पर एरिया इज 125 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, डायमीटर 28 दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। मतलब कह रहा है कोई एक सर्कुलर ग्राउंड होगा, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 28 मीटर। हमसे पूछ रहा है इसको लेवल करने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा। अगर लेवल करने का कॉस्ट क्या दिया हुआ है 125 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसके लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया में से पर स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर डायमीटर दिया हुआ 28 तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 होता है 14। एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, क्या आ गया 44 इंटू 14, ये एरिया आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है क्या टोटल चार्ज कितना होगा 125 पर स्क्वायर मीटर है, और हमारा कितना आ गया 44 इंटू 14 स्क्वायर मीटर। तो चार्ज कितना हो जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें तो आ जाता है 77,000। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है ज़्यादा। फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा गया है। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है a certain sum becomes rupees 840 in 3 years and rupees 1200 in 7 years at simple interest. What is the value of principal? यानी कि हमें प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब कोई एक सम है, वो 3 साल के बाद 840 रुपये हो जाता है और 7 साल के बाद 1200 रुपये हो जाता है। ये क्यों बढ़ रहा है? इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहा है। प्रिंसिपल तो एक कांस्टेंट रहेगा, उस पर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा हर साल अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो अगर हम देखें 3 साल से 7 साल में सम कितना हो गया? 840 से 1200 रुपया। मतलब इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया? 360 रुपीज। मतलब 4 इयर्स का इंटरेस्ट हमारा मिल गया रुपीज 360। 4 साल में हमें 360 रुपये मिलता है, तो 1 साल का इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। 360/4 रुपीज 90 हो जाएगा। क्लियर है? 3 साल के बाद सम हमारा कितना हो गया था? 840। 840 मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल होगा प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट होगा, ये दिया हुआ 840 के बराबर। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अगर हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट हमें पता चल गया 90, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 90 × 3। यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 840 माइनस 270। तो सॉल्व करें तो कितना आ जाता है? रुपीज 570। ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन सीआई में दिया होता थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, बट वो भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी भी सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक है, सिंपल तरीका है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 4.5 किलोमीटर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक पर्सन है, वो मंडे को 3 किलोमीटर चलता है, ट्यूसडे को 4, वेंसडे को 3.5, थर्सडे को 5 किलोमीटर और फ्राइडे को 4.5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस शुड ही कवर ऑन 2 more days so that his average per week becomes 4 किलोमीटर पर डे। मतलब बचे हुए 2 दिन सैटरडे और संडे को कितना किलोमीटर चले कि उसका एवरेज हो जाए पर वीक का 4 किलोमीटर। एवरेज क्या कितना कह रहा है हो जाए? 4 किलोमीटर। हम जानते हैं एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस एक वीक में कितना चलना चाह रहा है? 4 × 7 यानी कि 28 किलोमीटर। अभी कितना चल चुका है अगर देखें मंडे टू फ्राइडे? 4 3 7 3 10 5 12 12 5 17 0.5 जोड़े तो 1 हो जाता है 18। 4 3 7 7 3 10 10 5 15 15 4 19 होता है। 19 और 0.1 0.5 और 0.51 होता है, जोड़े तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड मंडे टू फ्राइडे 20 किलोमीटर। इसे टोटल चलना 28, ये 20 ऑलरेडी चल चुका है, तो अगले 2 दिन में कितना किलोमीटर चलेगा? 28 माइनस 20 यानी कि 8 किलोमीटर। क्वेश्चन केवल लेंदी था देखने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए इतना करना पड़ा, वरना तो क्वेश्चन देखना है, आंसर सॉल्व करना है। क्लियर है? आंसर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 16 and 24। यानी कि 16 और 24 का मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम तो सिंपल है, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? मैंने बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 24 1 जा 24 आएगा। क्या 24 से 16 कटता है पूरी तरीके से? नहीं, तो 24 नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, 24 × 2 कितना होता है? 48। इसको देखें, 16 से जा रहा है 3 बार में,
एलसीएम सिंपल आ गया 48। एचसीएफ निकालने का भी एक तरीका होता है, हमें जो दो नंबर दिया हुआ है उसके बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है 8, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 will be either equal to 8 और लेस देन 8। लेस देन 8 में क्या होगा, 8 का फैक्टर्स, 8 का फैक्टर्स अगर देखें तो क्या क्या होता है, 1 2 4 8, इनमें से ही कुछ एक एचसीएफ होगा। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है। अगर हम 8 से देखें तो 8 16 को भी डिवाइड कर देता है पूरी तरीके से और 24 को भी कर देता है। एचसीएफ हमारा 8 हो जाएगा। एलसीएम हमने निकाल लिया 48 और एचसीएफ हो गया 8, 848 ऑप्शन नंबर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। मैन परचेज अ साइकिल फॉर ₹3000 एंड एग्रीड टू पे 12% ऑन द अमाउंट एज इंटरेस्ट। ठीक है, एक पर्सन है जो कि 3000 की एक साइकिल खरीदता है और एग्री करता है कि वो 12% इंटरेस्ट देगा। ही रिपेड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वह प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को 12 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। तो हमसे पूछ रहा है सारे इंस्टॉलमेंट्स का क्या कीमत रहा होगा, मतलब वो पर इंस्टॉलमेंट कितना रुपए पे किया होगा। ठीक है, उसने क्या कर दिया, साइकिल 3000 रुपये में खरीदा। अगर हम मान लेते हैं उसे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता तो वो पर मंथ कितना रुपए देता, 3000/12। इसको सॉल्व करें, क्या आ जाता है, ₹250। लेकिन उसे 3000 रुपये पे 12% इंटरेस्ट भी देना है। तो अलग से सॉल्व कर लें अगर, और क्या करना है, हर मंथ देना है। एक साल में 12 दिन होते हैं तो एक मंथ में कितना हो जाएगा, 1/12। तो सॉल्व करें, 12 से 12 कैंसिल, 0 0 0 0। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया, ₹30। पर मंथ वो 30 रुपये इंटरेस्ट देगा और पर मंथ प्रिंसिपल से 250 देगा, यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट उसका कितना बना, 250 + 30 ₹280। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ 2 3 3 4 6 7। पूछा क्यों ये क्वेश्चन, एनटीपीसी मीन मीडियन मोड से काफी क्वेश्चन इसमें पूछता है एनटीपीसी, और सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और सारे सिंपल होते हैं, लेकिन सब तो फ्री का मार्क्स होता है। मीन निकालने के लिए क्या होता है, मीन मतलब एवरेज होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखें 2 + 3 5 8 12 18 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6। सॉल्व करें, 4 1 यानी कि 4.17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं बताने लायक वैसे, सारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी। तैयारी अच्छे से करिए, मैथ में कोशिश करिए कि 30 आउट ऑफ 30 हमें स्कोर करना है। रीजनिंग में कोशिश करिए 30 आउट ऑफ 30 हमें स्कोर करना है। ये तो मैं करवा दूंगा आपको मैथ में 30 आउट ऑफ 30, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं रेगुलरली तो ये 30 आउट ऑफ 30 मेरी गारंटी है। इस पे आप मेहनत करिए। और जीएस जो 40 नंबर का बचता है इसमें 40 आउट ऑफ 40 कोई नहीं ला सकता, कुछ एक आध ले आएंगे तो ले आएंगे, वरना इसमें अगर एवरेज हम 25 से 30 भी ले आते हैं
तो बहुत बढ़िया होगा और हम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कार्स आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 63 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द टू कार्स 10 सेकेंड्स बिफोर दे कोलाइड। मतलब दो कार है, एक कार है यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरी कार 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 45 प्लस 63 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया 8 10। 108 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या होता है, ये 1 आवर में दोनों एक दूसरे के 108 किलोमीटर करीब होंगे। एक सेकेंड में कितना क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एक सेकेंड बराबर 3600, एक आवर बराबर 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो एक सेकेंड में हो जाएगा 108 बाई 3600। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10 सेकेंड कोलाइड करने से पहले वो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो एक सेकेंड बराबर अगर 108 बाई 3600 आया तो 10 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 108 बाई 3600 इंटू 10। तो सॉल्व करें, 36 से एक बार में, 36 से 3 बार में, 3 बार में जाएगा 3/10, ये हो गया 0.3 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A certain number of men agreed to do a work in 20 days. 5 men did not come for work. मतलब एक certain number of men है, वो एग्री करते हैं किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। फिर कह रहा है कि 5 आदमी काम करने नहीं आए। अदर कंप्लीटेड द वर्क इन 40 days। मतलब जितने लोग बचे, 5 नहीं आए तो जितने बचे होंगे उन्होंने 40 दिन में काम पूरा कर लिया। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मैन हु हैड एग्रीड टू वर्क ओरिजिनली। मतलब शुरू में कितने पर्सन काम करने के लिए रेडी हुए थे, ये पूछ रहा है। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, कितने पर्सन काम कर रहे हैं और वो कितने दिन में काम करते हैं, यही हमारा टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, पहले केस में अगर हम माने m पर्सन काम कर रहे हैं और उन्हें 20 दिन लगता है तो ये टोटल वर्क आ गया। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, m-20 लोग आए और m-5 लोग आए, तो इन्हें 40 दिन लग गया, ये भी टोटल वर्क हो गया। ये दोनों अगर टोटल वर्क हो गया यानी कि दोनों बराबर हो गया, यानी कि हमारा इक्वेशन बन गया, अब आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। 20m बराबर क्या हो गया 40m माइनस 200। इसको उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा 200 बराबर 40 माइनस 20 20m। m की वैल्यू आ गई, मतलब ओरिजिनली 10 लोग काम करने के लिए तैयार हुए थे। क्लियर है। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 ये 25 होते हैं, और प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50 ये कितने होते हैं 15। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए, क्योंकि इससे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मतलब 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है और 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स हैं। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 60 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे।
तो अगर हम देखें 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? अगर 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है और 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 100 क्या हो जाएगा? 25 में से 15 गया 10। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होंगे, लेकिन हमसे पूछ रहा है 60 और 100 के बीच में, 50 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 53, 54 नहीं, 55 नहीं, 6 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59, मतलब 2 प्राइम नंबर्स आते हैं 50 और 60 के बीच में। तो 60 और 100 के बीच में कितने आएंगे? 10 माइनस 2, 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल है ये। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैनुअली सॉल्व करने नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1865 each. If he gains 25% on one and loses 25% on other, what is the value of the loss? मतलब एक ट्रेडर है 1875 रुपए में दो चीजों को, दो वस्तुओं को बेचता है, दोनों का सेलिंग प्राइस 1875 सेम दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले वाले प्रोडक्ट पे 25% का प्रॉफिट होता है, बट सेकंड पे 25% का लॉस होता है। तो हमसे टोटल लॉस पूछ रहा है। 25% बराबर क्या होता है? 1/4। मतलब अगर 4 रुपये प्रॉफिट है, 1 रुपये, सॉरी 4 रुपये अगर सीपी है, 1 रुपये प्रॉफिट है, एसपी क्या हो जाएगा? 5। यानी कि पहले केस में उसे गेन हो रहा था, 4 का सामान 5 में बेच देगा। और दूसरे केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे 25% लॉस हो रहा है। 25% बराबर 1/4, ये सीपी हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा? 3। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? 4 का सामान 3 में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एसपी तो बराबर दिया हुआ है, तो हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से, तो सीपी हमारा क्या आ गया? 12। पहले केस में 12 से 15, दूसरे केस में 20 से 15। क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है 1875 ईच, मतलब 15 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है हमें 1875। एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15, 15 1 जा 15, 3 7, 125। हमसे क्या पूछ रहा है? उसका लॉस, उसका लॉस कितना हो गया, कितना होगा? अगर सीपी पहले का 12 है, दूसरे का 20 है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 32, और टोटल एसपी हो जाएगा 30। इसका लॉस, नेट लॉस कितना हो गया? 2 रेशियो। लॉस बराबर आ गया, देख लेते हैं, नेट लॉस है 2 रेशियो। एक रेशियो बराबर अगर 125 है, तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा? 125 इंटू 2। इसका नेट लॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो बस यही करना था, ध्यान देने वाली चीज थी कि एसपी बराबर दिया तो बराबर कर लेंगे, तो बराबर कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टेक है, y बराबर 5 दिया हुआ है। इसे इग्नोर करिए, y बराबर 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें वैल्यू पता कर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ब्रैकेट में y पे पावर 4 y स्क्वायर माइनस y। अगर y बराबर 5 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठा देते हैं। 5 पे पावर 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5। कुछ है नहीं इसमें, कुछ ट्रिक वगैरह लगा है। 5 का पावर 4 कितना होता है? 625। तो बेसिक याद होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5। 625 में से 25 प्लस 5 30 गया, कितना बचा? 595।
तो सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 5 5 या 25, 2 45, 7 4 2975। क्लियर है? कितने देर का ही था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 34 एंड देयर डिफरेंस इज 8, फाइंड द प्रोडक्ट। मतलब a प्लस बी बराबर 34 दिया है और a माइनस बी बराबर 8 दिया है, हमें इनका प्रोडक्ट पता करना। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था, अगर ऐसा दिया हो हम डायरेक्ट a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों का सम अपॉन 2, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 34 प्लस 8/2। सॉल्व करें कितना आ जाएगा, a 21। a बराबर अगर 21 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 34 में से 21 घटाएं 13। हमें दोनों का प्रोडक्ट पता करना है। ऑप्शन देखिए यूनिट डिजिट चारों का अलग अलग है, 1 और 3 करें तो 3 आता है, देखिए ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 66, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। मतलब दो नंबर है, उनका रेशियो दिया है 2:3 और उनका एलसीएम दिया हुआ है 66। ठीक है, अगर इस दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर को हम x मान लें, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 3 × x, यही एलसीएम आ जाएगा दो नंबर का, जो कि क्वेश्चन में 66 के बराबर दिया है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 6x बराबर 66, x बराबर क्या हो गया 11। हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द नंबर्स। नंबर 2:3 के रेशियो में दिया है, तो नंबर क्या हो जाएंगे 11 × 2 22 और 11 × 3 33। इनका सम पूछ रहा है, सम कर देंगे। 55 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स इज 4 years व्हेन फादर्स एज इज 54। मतलब दो बहन के एज का डिफरेंस 4 years है, जब उसके फादर का एज 54 साल होगा। आगे कह रहा है फादर इज एल्डर बाय 2 years टू द मदर। मतलब जो फादर है वो मदर से 2 साल एल्डर है, और यंगर सिस्टर्स एज इज हाफ ऑफ मदर्स एज। जो छोटी वाली बहन है उसकी एज मदर की एज से हाफ है, तो हमें एल्डर सिस्टर का एज पता करना है। केवल लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमाया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फादर के एज कितना दिया हुआ है 54, मदर के एज क्या हो जाएगा, फादर क्या कर रहा है 2 year एल्डर है मदर से, अगर 2 साल बड़ा है फादर तो मदर के एज हो जाएगा 52। और कह रहा है यंगर सिस्टर्स एज इज हाफ ऑफ मदर्स एज। यंगर सिस्टर के एज कितना हो जाएगा मदर से हाफ, यानी कि 52 का हाफ 26। हमसे एल्डर सिस्टर का एज पूछ रहा है। क्वेश्चन में शुरू में ही दिया था दोनों बहनों के एज का डिफरेंस 4 साल है, यानी कि छोटी बहन का एज अगर 26 है तो एल्डर सिस्टर का एज क्या हो जाएगा 26 + 4 30 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोड ऑफ द डेटा इज 12 1 10 1 9 3 4 9 7 9। मतलब इस डेटा का मोड पता करना है। मोड पता करने के लिए हमें पता है कि उस सीरीज में जिस नंबर का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, या फिर जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो वही उसका मोड होता है। तो देखें अगर तो 9 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं सॉल्व करने के लिए। ये जो मीन, मीडियन, मोड, ये सब जो क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी में हमारा बोनस मार्क्स होता है। मीन में तो फिर भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मीडियन और मोड सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस पे
ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही सॉल्यूशन भी मिलेंगे, क्योंकि बोनस का हमें फ्री का 1 मार्क्स दे के जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, अ शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying and selling the fruits by tempered weight। मतलब एक फ्रूट सेलर है, वो क्या करता है, जब अपना फ्रूट खरीदने जाता है होलसेलर के यहाँ से, वहां पर 10% वेट की चोरी कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ, वो 1000 रुपये 1000 ग्राम का पैसा देता है और वहां से 1100 ग्राम ले लेता है। उसके बाद जब वो बेचते जाता है तो ग्राहक से कहता है कि भाई हम तुमको 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वेट में चोरी करके 900 ग्राम ही देता है। दोनों तरफ जगह से 10-10% की वो चोरी कर लेता है। अगर देखें यहाँ पे 10% वाइल सेलिंग और बाइंग दोनों जगह कर रहा है, तो इसका इफेक्टिव हम परसेंट निकाल सकते हैं। इफेक्टिव प्रॉफिट सेम परसेंट दिया है, इफेक्टिव आराम से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए क्या है, 10 है और बी भी है 10। सॉल्व कर लेते हैं, 10 + 10 10 × 10 बाई 100 कितना हो गया, 20 + 1 21%। इसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेंसुरेशन से कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। रेडियस हमें दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 22/7 × 1 का स्क्वायर। क्या हो गया, 4 × 22 88 88/7। सरफेस एरिया क्यूब में नहीं स्क्वायर में होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस सेट का आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है, मिस्टर माइक बोरोड ₹8500 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फॉर 2 years इज, मतलब मिस्टर माइक कोई है, उसने 8500 रुपये उधार लिया 4% पर एनम के रेट से, उसे हमसे पूछ रहा है कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट वो चुकाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना 3 साल के लिए। आज 2 साल के लिए देखते हैं हम। पहले 3 साल एक बार रिवाइज कर लें। थ्री ईयर्स के लिए हमने देखा था क्या होता है, A + B + C अपॉन AB + BC + CA AB + BC + CA बाई 100 प्लस ABC बाई 10,000। ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से इसको डिराइव किया था। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, हमारा सीरीज नंबर 2 पार्ट 2, उसमें इसको अच्छे से डिराइव किया गया है। हमें लेकिन यहाँ पे 2 ईयर्स का निकालना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट निकाला था, सेम प्रोसेस इसमें भी यूज करते हैं। A + B + AB बाई 100। ए कितना दिया, 4%, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 × 4 बाई 100। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 8 + 0.16 8.16%। ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 8500 पे 4% इंटरेस्ट 2 साल के 9139 कभी हो नहीं सकता। ये भी पॉसिबल नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा, और दोनों में डिफरेंस अच्छा खासा दिया हुआ है। यानी कि अगर हम इस 0.16 को इग्नोर भी कर देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा हम अगर यहाँ देखें 8500 का 8% निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 4/64 680 रुपया, ये 8%, लेकिन हमें निकालना था 8.16%, मतलब 880 से थोड़ा ज़्यादा होगा। वो एक ही ऑप्शन बचता है 693.6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्मार्टली सॉल्व करें, अगर दिमाग अपना एक्टिव रखें एग्जाम में, तो ऐसे रास्ते खुद ब खुद मिलते हैं। 8.16% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 8% निकालना इसके मुकाबले में ज़्यादा ईजी है। अगर मान लीजिए लास्ट का कुछ 10-20 सेकंड बचा हो, ये एक क्वेश्चन रह गया हो करने के लिए, तो अगर दिमाग अगर एक्टिव रहता है, तुरंत हम इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रॉक्स करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन अगर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिस्टेंस है। तो ये ऑप्शन अगर अगल बगल का 1-2 रुपये आगे पीछे दिया होता तो फिर बेसिक से 8.16% से सॉल्व करना पड़ता। चलिए आज का हमने ख़त्म कर लिया सेट। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।